हेलो स्टूडेंट्स, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसकी बेसिक बातों को और भी ज़्यादा जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दोनों क्लासों में ये सिलेबस के तौर पर मौजूद है। तो चलिए इसको हम अध्ययन करते हैं काफ़ी डिटेल्स के साथ, काफ़ी अच्छे से। जब किसी बीज व्यंजक में दो चर राशि जब किसी बीज व्यंजक में दो चर राशि हो तथा बराबर के साथ LHS और RHS के साथ व्यक्त हो, तो सर्वप्रथम हम यहाँ कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे बीज व्यंजक और चर राशि ये किसे कहा जाता है, थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो बीज व्यंजक किसे कहा जाता है? जब चर और अचर राशियाँ मिलकर एक नए राशि का निर्माण करती है तो उसे बीज व्यंजक कहा जाता है। ठीक, तो ये कौन सी राशि है? ये राशि है चर राशि और ये अचर राशि। ये दोनों मिल जाए तो एक बीज व्यंजक का निर्माण करती हैं। ठीक, अब ये उदाहरण है x² × y × 2, तो हो जाएगा 2x² y। तो इसे कहा जाता है बीज व्यंजक, इसे कहा जाता है बीज व्यंजक। अब ये देखिए, ये चर राशि, ये चर और अचर राशि, ये अचर राशि, तीनों जो सम्मिलित रूप से मिल जाए तो एक बीज व्यंजक का निर्माण होता है। ठीक, तो इसे कहा जाता है बीज व्यंजक। चर राशि और अचर राशि, चर राशि जिसका मान बदलते रहता है। कभी कभी हम सवालों में x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं। x y हम x भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक, वाई भी मान सकते हैं, तो इसे कहा जाता है चर राशि। एक्स वाई ए बी सी कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट ही हमेशा होते हैं। और अचर राशि ये हमेशा नंबर होते हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अचर राशि जिसे बदला ना जा सके, चाहे कोई भी क्लास हो, हम 2 को 2 ही पढ़ेंगे। ठीक, और चर राशि जो हमेशा बदलते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे चर और अचर राशियाँ किसे कहा जाता है और बीज व्यंजक किसे कहा जाता है। अब चलिए अब परिभाषा पे पुनः चलते हैं। जब किसी बीज व्यंजक में दो चर राशि हो और बराबर के साथ LHS और RHS के रूप में व्यक्त हो तथा जब इसे ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाए तो रैखिक रेखा प्राप्त हो, यानी एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो ये देखिए, एक बीज व्यंजक है और उसमें दो चर राशियाँ हैं x और y, और LHS और RHS के साथ ये व्यक्त हैं। ठीक, और ये यहाँ बराबर चिन्ह है, तो इसे एक क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो यहाँ देखिए, ये भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण का मतलब हमेशा बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब यह एक समीकरण नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी समीकरण में बराबर का चिन्ह होना काफ़ी अनिवार्य होता है। और रैखिक का मतलब होता है जब इस समीकरण को ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाए, जब इसे ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाए, ठीक, तो रैखिक यानी सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ये हो गया x अक्ष और इस y अक्ष। तो इस समीकरण को जब ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाएगा तो ऐसे या ऐसे या ऐसे एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे नहीं प्राप्त होगी। ठीक, तो इसका मतलब यही है, इससे रैखिक रेखा प्राप्त होती है। ठीक, और इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, और हमेशा इसमें घात जो होते हैं 1 ही होते हैं। ठीक, इसलिए इसे रैखिक कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इस रूप में लिखे जाते हैं: ax + by + c = 0। ठीक, इस रूप में ही हमेशा लिखे जाते हैं। इसको भी इसी रूप में व्यक्त किया जाता है जो आगे आपको सवाल सॉल्व करने को मिलेंगे। और जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं,
ठीक है, कोई नंबर है, तथा एक्स वाई दो चर राशियाँ हैं। ये एक्स और वाई दो चर राशियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी रूप में लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि यह जो दिया हुआ है बीज व्यंजक, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं, आखिर ये इसका निर्माण कैसे होता है। तो कभी कभी सवालों में डायरेक्ट दे दिए जाते हैं या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिए गए इन्फॉर्मेशन से रैखिक समीकरण बनाना, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। एक गणित की जांच परीक्षा में राम और मोहन के अंकों का योग कितना है, 50 है। तो चलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे हम, माना राम के अंक बराबर x और मोहन के अंक बराबर y, ठीक है। राम और मोहन के अंकों का योग कितना है, 50 है। अब प्रश्नानुसार क्या है, राम और मोहन के अंकों का योग 50 है। तो ये हो गया राम के अंक और ये हो गया मोहन का अंक, तो इक्वल टू कितना है, 50। तो ये एक समीकरण बन गए, बराबर का चिन्ह है, एक चर दो चर भी है और LHS और RHS भी है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार तैयार हो जाते हैं दिए गए इन्फॉर्मेशन द्वारा। तो ये एक छोटा सा डेमो था। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो इस प्रकार चेंज करना होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के तौर पे। अब इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ बातें जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है, वो क्या है। तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसी रूप में होते हैं, ax + by + c = 0 के रूप में। और x का मान जो होता है ये वाला, ठीक, ये a का मान, x का मान जो है ये a होता है, ठीक। अब y का मान क्या है, y का मान हमेशा b होता है। और c जो होता है वो हमेशा एक सिंगल डिजिट ही होता है, ठीक। c का मान कोई संख्या होती है जो हमेशा अंत में लिखा जाता है, ठीक। और ax + by + c = 0 समीकरण में दो चर होते हैं तथा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, एक चर x और दूसरा चर y। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि x के स्थान पे हम कुछ भी रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित मतलब अनेक। और तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमेशा चर की घात 1 होता है, तो इसीलिए इसका रैखिक कहा जाता है, लीनियर, ठीक। तो चर की घात कितनी है, 1 है, इसकी कितनी है, 1 है, ठीक। और इसमें आपको ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, x का मान a होता है, y का मान b होता है और c का मान कोई संख्या होती है, ठीक है। तो जैसे एक समीकरण दिया गया है और ये इस रूप का है, तो जहाँ x का मान कितना है a, y का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 10, ठीक। c हमेशा लास्ट में ही होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 2x + 10, ठीक, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ देखिए ये y का मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स में बता दिया है कि सिंगल डिजिट कोई भी सिंगल डिजिट प्राप्त हो, ठीक, तो सिंगल डिजिट जो हमेशा c का मान होता है, ठीक है। सिंगल डिजिट हमेशा c का मान होता है, जो हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है, यहाँ पर ही लिखा जाता है। तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए व्यक्त करते हैं। तो लिखा जाएगा x + by + c
के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो x के स्थान पे कितना है, देखिए ये हो गया ax, यानी ये हो गया ax प्लस by तो है नहीं, ठीक है। तो अपने से लिखेंगे, यहाँ पे अपने से लिखेंगे हम y, ठीक, प्लस c कितना है, c है 10 बराबर 0। तो इस प्रकार ये समीकरण बन जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x + y + 10। यानी कोई भी संख्या मिसिंग हो तो अपने से उसको प्लस के चिन्ह के साथ जोड़ देना है, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए इसको बदलना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में बदलिए। व्यापक रूप कौन सा होता है, व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। इस रूप में हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ देखिए ax का मान कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2x लिखेंगे, प्लस by कितना है, तो by है लेकिन इस साइड है, ठीक। तो हमें इस साइड लाना है, तो माइनस का 5y आएगा इस तरफ, तो हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो 5y, ठीक। और c के स्थान पे कितना है, तो c का मान हमेशा एक सिंगल डिजिट ही होता है, x और y उसमें नहीं होते हैं, ठीक। तो c का मान अपने से हम लिख देंगे +c, क्योंकि c का मान इसमें नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार यह दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर इसके हम जब मान लिखेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितना है, x का मान कितना है, x का मान होता है हमेशा a वाला, तो a कितना है 2, y का मान कितना है, y का मान है 5, और c का मान कितना है। तो यहाँ पे जब हम c अपने से लिखेंगे तो हमेशा इसका मान होता है 0, ठीक। c क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, हम अपने से c लिखे हैं। जब अपने से लिखते हैं कोई भी चीज़ समीकरण के तौर पे तो हमेशा 0 होता है, तो c बराबर 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लास 9th और 10th का दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को रोककर फिर समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।